हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में शुरू करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज, जिसका पार्ट 11 है। ऑलरेडी 10 पार्ट अपलोड किए चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, या आप प्रोफेशनल नॉलेज के प्लेलिस्ट में भी जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। जो स्टूडेंट आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिले। और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोफेशनल नॉलेज। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दें, ठीक है, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हों या जो भी लॉ बैकग्राउंड से हों, ठीक है, जो जिनको भी एग्ज़ाम देना हो या जो भी प्रिपरेशन करते हों उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको आंसर करना है, क्या 1986 में पारित हुआ है, या 2019 में पारित हुआ है, या 1956 में पारित हुआ है, या 2013 में, या 2017 में। इनमें से आपको ऑप्शन बताना है। और आप एक काम और क्या करिए कि इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में भी दिया करिए, जिससे आपका काफ़ी रिवीजन होगा और काफ़ी प्रिपरेशन भी आपकी होती रहेगी। ठीक है, तो अभी एक बात जान लें, यहाँ हमारा आंसर होगा 2019। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो था हमारा एक्ट 1986 का था, ये आपको भी पता होगा। अब पूरा एक्ट चेंज होकर 2019 हो गया है। यानी अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे तो 1986 नहीं बोलेंगे, अब 2019 यानी 2019 बोलेंगे, 2019 बोलेंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, अभी ये 20 जुलाई, ये भी डेट याद रखेंगे, 20 जुलाई 2020, 20 जुलाई 2020। ठीक है, ये एक्ट केम इनटू फोर्स हुआ है, ये अपने अस्तित्व में आया है और अब ये काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पे दो डेट आपको याद रखनी है। पहली चीज़ ये याद रखनी है कि इससे पुराना एक्ट कौन था, तो हम बोलेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ओके, पुराना जो एक्ट था। अब जो नया एक्ट आ गया है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ गया है। ठीक है, 2019 में ये नया एक्ट आ गया है। और एक चीज़ और, ये डेट जो है केम इनटू फोर्स वाली डेट जो है 20 जुलाई 2020, इसको हम केम इनटू फोर्स बोलेंगे कि ये अब जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है अब वो काम करना शुरू कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे आप लोग मुझे तीन चीज़ें बताएं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, स्टेट का है और नेशनल का है। ठीक, इन तीनों की हमारी जो है जुडिक्शन कितनी है, कितने रुपए तक का ये रखा गया है, ये अगर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं अगर आपको पता है, नहीं मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट, इन विच डैश डिफिनेशन ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ एन रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ठीक है, इसमें एक डिफिनेशन पूछ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से ग्राहक द्वारा एक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण का क्या प्रमाण है। ठीक है, ये जो है वो किस टर्म का एक डिफिनेशन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपके लॉ ऑफिसर स्केल 2 में, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट का ईयर बताएं कौन सा, ये कमेंट करके बताएं आईटी एक्ट का ईयर। और आईटी एक्ट के जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन क्लॉज ZG है, ठीक है, ZG, इसमें एक टर्म है सब्सक्राइबर। ठीक है, सब्सक्राइबर मतलब हस्ताक्षरकर्ता, इसका डिफिनेशन पूछा गया था। तो एक डिफिनेशन ये पूछा गया था, एक डिफिनेशन जो 2 सबसेक्शन ZG में सब्सक्राइबर है यानी हस्ताक्षर करता है, उसका डिफिनेशन पूछा गया था कि ये डिफिनेशन निम्नलिखित में से किस टर्म का है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पुटअप किया गया था। ठीक है, आई होप इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। और आईटी एक्ट का ईयर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और उसका 2 सबसेक्शन ZG जाके जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आगे के वीडियो में इससे मैं क्वेश्चन ज़रूर आपसे कराऊंगा, तो वहाँ आप उसका आंसर देने के लिए बिल्कुल पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ जो ये डिफिनीशन है, ठीक है, किसकी डिफिनेशन है, ये डिजिटल सब्सक्राइबर की है, डिजिटल सब्सक्राइबर की है। डिजिटल सब्सक्राइबर की डिफिनेशन क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ एन रिकॉर्ड। ठीक है, किसी रिकॉर्ड का एक ऑथेंटिकेशन बाई सब्सक्राइबर बाई मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैथड। ठीक है,
तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके लॉ ऑफिसर स्केल 2 में पूछे जाते हैं और आपको प्रिपेयर ज़रूर करना है, क्योंकि हमें जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, क्योंकि जो भी फाइटिंग है हमारी लॉ के, क्योंकि लॉ का पेपर है तो लॉ में थोड़ा मेरे मार्क्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैं लॉ के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो है लॉ के सेक्शन में काफ़ी अच्छे मार्क्स होने चाहिए। वैसे इसकी मेरिट जो है 8 या 9 ही या कभी 11 ऐसे ही जाती है, ठीक है। तो मेरिट तो सबकी निकल जाती है, कभी कभी 4 भी गई है, तो वो तो निकल जाती, कट ऑफ क्लियर हो जाता है। बट कट ऑफ से मतलब नहीं, क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड है तो उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर मेरे आने चाहिए। तो हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते सारी चीज़ें पढ़ते रहिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पहले नंबर के क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, कि वहाँ जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का जो भी जुडिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम होता था, अब जो हमारा एक्ट नया आया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के नाम से है, ठीक है। पहले फोरम था, अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन नाम चेंज हो गया है, तो ये भी ध्यान रखें। वैसे मैं थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ आपके एक्ट के लिए, काम कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर एक एक्ट का आपको थोड़ा थोड़ा वीडियो मैं आपको देता रहूँ, तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही आपको वीडियो मिलना शुरू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि कंज्यूमर एक्ट 2019 जो है उसमें जो पहले हमारी एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होती थी, ठीक है, एक स्टेट कमीशन और एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता था, ठीक है, जो जिला पे देखता था, एक स्टेट कमीशन होता था, एक नेशनल कमीशन होता था। ये वहाँ की 3 चीज़ें थीं। लेकिन अब बस इसका नाम चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर दिया गया है, यानी जिला आयोग कर दिया गया है। फोरम से इसका नाम आयोग कर दिया गया है। यहाँ पूछ रहा है कि द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 was the authority of the district commission, how much it is it now, ठीक है। कहने का मतलब जो अब जिला आयोग की अधिकारता है, ठीक है, वो कितने रुपीस तक हो गई है। पहले जो डिस्ट्रिक्ट फोरम था वो सिर्फ 20 लाख तक का अमाउंट, ठीक है, देखता था, यानी 20 लाख तक के जो भी डिस्प्यूट हैं वो जिला फोरम के द्वारा देखा जाता था। लेकिन अब जो एक्ट हमारा 2019 का आया हुआ है उसमें कितने तक की जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसका 1 करोड़ है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो जुडिक्शन है वो 1 करोड़ है, यानी 1 करोड़ तक का डिस्प्यूट अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन के द्वारा सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आई थिंक सो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी क्लियर हुई होंगी। और अभी भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन और इसी से पूछा था कि जो हमारा स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है उसकी जुडिक्शन कितनी है, कितने रुपए तक के ये लोग डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, ये कमेंट में करके बताइए। स्टूडेंट, ऑन द डिसऑनर ऑफ चेक द पे मस्ट गिव अ नोटिस टू द ड्रावर विद इन डैश डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक। कहने का मतलब जब हमारा चेक बाउंस हो जाता है, यानी डिसऑनर ऑफ चेक हो जाता है, तो जो पेई है बैंक से जब उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो आपका चेक है, ठीक है, वो अब डिसऑनर हो गया है, वो पे नहीं हो पाएगा, तो बैंक से मिलने के कितने दिनों के भीतर पूछ रहा है आपको एक जो लीगल नोटिस भेजते हैं आप, लीगल नोटिस, ठीक है। चेक है, चेक आपको किसी ने दिया है, ठीक है, किसी ने आपको चेक दे दिया है और समझिए कि 100 रुपये का चेक दे दिया है और आपने इसको किसी के अपने बैंक अकाउंट में आपने लगा दिया, बैंक में लगा दिया आपने इस चेक को, ठीक है। उनके अकाउंट में बाय द वे 50 रुपीज़ है, तो आपका चेक 100 रुपीज़ का है और उनके बैंक अकाउंट में 50 रुपीज़ है, तो ये क्या होगा, इसे चेक बाउंस कहते हैं। इनसफिशियंसी कहते हैं ना, बैंक में पैसे नहीं हैं, उनके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो वहाँ पे चेक आपका बाउंस हो जाता है, यानी इसको डिसऑनर ऑफ चेक बोलते हैं लीगल टर्म में, और वैसे तो चेक बाउंस बोलते हैं। तो वहाँ अगर चेक बाउंस हो जाता है तो आपको एक लीगल नोटिस देनी होती है। तो कितने दिनों के अंदर आप लीगल नोटिस देंगे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 30 डेज़ के अंदर आप लीगल नोटिस देंगे और जिस दिन को उनको लीगल नोटिस रिसीव होगा उस दिन से लेकर 15 डेज़ के अंदर अगर वो पार्टी पेमेंट आपको नहीं करती है तो आपके पास एक राइट होता है, सिविल सूट आप कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट जो आपका पैसा नहीं दिया है, ठीक है। एक चीज़ आप ये बताएं कि जो ये डिसऑनर ऑफ चेक की बात करता है ये एनआई एक्ट से गवर्न होता है ना, एनआई एक्ट 1881, एनआई एक्ट 1881 से गवर्न होता है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये किस सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। मैं पहले भी वीडियो में आपसे क्वेश्चन करा चुका हूँ, सेक्शन से ही करा चुका हूँ, ठीक है। ये आप कमेंट में करके बताएं मुझे। मैं आपसे फिर से पूछ ले रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना 30 डेज़ और 50 डेज़ में अगर वो पेमेंट नहीं करता है अपोजिट पार्टी तो हम सिविल सूट फाइल कर देंगे।
तो ये किस सेक्शन की बात कर रहा है, एनआई एक्ट 1881 के किस सेक्शन की बात कर रहा है, ये आप आंसर कमेंट में करके बताएं, क्योंकि मैं आपको पिछले वीडियो में करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन प्रॉमिस टू सेव अनदर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन promises to save another from loss caused by an of a third party। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक व्यक्ति से तीसरे, जो हमारा थर्ड पार्टी है, ठीक है, उसमें जो भी हमारा डैमेज होता है, जो भी कॉज होता है, उसके बचाव के लिए जो हमारे प्रॉमिस करता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है वो, या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। ठीक है, आंसर हमारा होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इन दोनों का सेक्शन पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप जान लें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जो है वो सेक्शन 126 में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सियोरिटी को भी बताया गया है, प्रिंसिपल डेटर को भी बताया गया है, और क्रेडिटर को भी बताया गया है। तो इनको भी आप याद रखें। 126 सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करता है, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, सियोरिटी भी है, प्रिंसिपल डेटर भी है, और क्रेडिटर भी है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करेंगे, ये 124 में है। सेक्शन 124 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये डिफाइन है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बताया गया है। यहाँ पे मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितनी पार्टियाँ होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती है। ये दोनों पार्टी कौन कौन सी होती है, ये आप कमेंट में करके बताएं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपसे हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में, हर जगह पे मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, बताता भी रहूँगा कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं लॉ ऑफिसर स्केल 2 में। ठीक है, बिल्कुल न्यूली पैटर्न हर तरह के, जैसे अभी मैंने डिफिनेशन क्लॉज के बारे में, सब्सक्राइबर का डिफिनेशन, डिजिटल सब्सक्राइबर का डिफिनेशन, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो मैं हर तरह के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। बस आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टी होती है, तो वो कौन कौन सी पार्टी है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टियाँ होती हैं, उन तीनों पार्टियों का नाम क्या है। स्टूडेंट, इन केस ऑफ निगेटिव लेन, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कराया था पर्टिकुलर लेन। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव लेन है, और इससे पहले हमने आपको पर्टिकुलर लेन के बारे में बताया है, पढ़ाया भी है। तो इन केस ऑफ निगेटिव लेन ऑफ क्रेडिटर, यानी जो नकारात्मक ग्रहाधिकार है, उनके मामले में लेनदार का क्या रोल होगा, ठीक है, क्या मतलब होगा उसका। तो यहाँ पे जो होगा हमारे केस में, जो नेगेटिव लेन के केस में, क्रेडिटर का डज नॉट गेट अ राइट टू प्रोसीड लीगली एज अ डेटा इज बाउंड मोरली। ठीक है, मोरली। तो ये आप समझ लें कि जो ये हमारा नेगेटिव लेन होता है, ठीक है, उसके लिए क्रेडिटर का जो भी होता है वो डज नॉट गेट अ राइट होता है। ठीक है, प्रोसीड करने के लिए राइट नहीं होता है। ठीक, तो वहाँ मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर लेन के बारे में, तो पर्टिकुलर लेन, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और निगेटिव लेन से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ये, आंसर बी होगा। ठीक है, और आप जो पिछला वीडियो उसमें पर्टिकुलर लेन को भी देखिएगा, और यहाँ निगेटिव लेन को मैंने आपको बताया। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो राइट ऑफ सब्रोगेशन है, ठीक है, सब्रोगेशन में राइट क्या होता है, ये आपको आंसर करना है। क्या राइट ऑफ गारंटर टू स्टेप अप इनटू द स्यू ऑफ क्रेडिटर एंड रिकवर द मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, क्या आंसर ये होगा, या राइट ऑफ क्रेडिटर टू रिकवर द मनी फ्रॉम द गारंटर, ठीक है, ये ऑप्शन होगा, या राइट ऑफ डेटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द क्रेडिटर, ये ऑप्शन होगा, या एक या दो, दोनों हो सकते हैं, या कोई भी नहीं हो सकता है। तो सब्रोगेशन जो होता है वो राइट ऑफ गारंटर होता है। ठीक है, एक गारंटर का राइट होता है जो टू स्टेप अप टू इनटू द स्यू ऑफ क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर, और उससे रिकवर कर सकता मनी फ्रॉम द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, वो पैसा उससे रिकवर कर सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा पहला सही, जो राइट ऑफ सब्रोगेशन को बताता है। स्टूडेंट, यहाँ हम लोग बात करेंगे एनआई एक्ट की। ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। व्हाट डज सेक्शन 85 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विथ। ठीक है, जो एनआई एक्ट का सेक्शन 85 है वो क्या बताता है, उसका टैग क्या है, आपको इसमें से आंसर करना है। डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, या डिस्चार्ज बाय अलाउइंग ड्रॉवर मोर देन 48 आवर टू एक्सेप्ट, व्हेन चेक नॉट डली
डुली प्रेजेंटेड एंड ड्रॉवर डैमेज्ड देयर बाय, या चेक पेएबल टू ऑर्डर, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एनआई एक्ट की जो सेक्शन 85 है उसमें बताया जाता है चेक पेएबल टू ऑर्डर। ठीक है, वो चेक जो होगा वो ऑर्डर पे पेएबल होगा। ठीक है, ये 85 जब आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 85 काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो वहाँ जब आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टैग आपको मिलेगा चेक पेएबल टू ऑर्डर। तो हमारा आंसर होगा चेक पेएबल टू ऑर्डर। अभी मैंने आपको आज ही नहीं, कल मैंने आपको सिलेबस बताया था लीगल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का। ठीक है, असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट जो नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड का है ना, कल बताया था। उसमें देखिए काफ़ी जो हमारे लॉ से क्वेश्चन आने वाले ना 70 क्वेश्चन, वहाँ पे आप देखिएगा एनआई का भी वहाँ पे रोल है, काफ़ी रोल है। तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लीगल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए काफ़ी यहाँ कवर कर लिया जाएगा। बाकी जो बचेगा वो मैं थोड़ा सा और भी जो एक्ट इनसे छूटेंगे वो भी मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे। ठीक है, अब तक आपको पता हो गया होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा है वो 2019 का है। ठीक है, ये भी देखिए जो लीगल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का है ना, उसमें ये भी एक्ट आपका है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो वहाँ पे देखिए मैंने बताया था आपको कि जो भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल अमेंडेड पूछा जाएगा, जो भी लेटेस्ट होगा वहाँ पे मेंशन है आपके सिलेबस में। अभी 2019 का तो खैर 31 तक फॉर्म ही भरा जाएगा, उसके बाद ये लोग सिलेबस मेंशन करेंगे। तो वहाँ देखिएगा डेफिनेटली यहाँ 2019 ही होगा, 1986 तो क्योंकि वो एक्ट ही नहीं रहा अब काम करने के लिए, क्योंकि 20 जुलाई 2020 को ये अपने अस्तित्व में आ चुका है। ठीक है, तो ये भी एक्ट देखिए, अभी एनआई को मैंने बताया ही था, एनआई एक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो भी उसी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोरम, ठीक है, फोरम फॉर्म रिडर्सल फोरम सेटअप। ठीक है, यानी जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 3 चरणों में चीज़ें होती हैं। अभी मैंने आपको पिछला भी बताया था। तो वहाँ पे आप देखिए ये पुराना थोड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइपिंग में गलत हो गई है, जो है डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर लीजिए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, यानी हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन का तो जुडिक्शन बता चुका हूँ कि 1 करोड़ तक का केस देखेगा, और आपको कमेंट में बताना है स्टेट कमीशन का कितना है और नेशनल कमीशन कितना है। इन दोनों को सर्च करिए, ढूंढिए। ठीक है, क्योंकि जितना आप लोग ढूंढेंगे उतना आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा, और उससे काफ़ी चीज़ें, एक चीज़ ढूंढने जाएंगे वहाँ आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सर्च करना सीखिए, सर्च करिए, हर चीज़ को ढूंढिए। तो यहाँ पे 2 जरूर आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इज एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइजेस। ठीक है, यानी जो एजेंसी बाय नेसेसिटी है वो किन परिस्थितियों में, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है, प्रिपेयर होती, ये आप देख लें। तो देयर शुड बी अ रियल नेसेसिटी फॉर एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। क्या ऑप्शन सही है? बिल्कुल ठीक है, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी यहाँ से भी अराइज होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल, यहाँ से भी हमारा एजेंसी ऑफ बाय नेसेसिटी अराइज होता है। द एलेज्ड एजेंट शुड एक्ट बोनाफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये भी हमारा एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइज होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन 4 सही है। टोटल बैंक में 5 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जब जितने भी दिए हैं सारे के सारे सही हैं अकॉर्डिंग टू एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइजेज। स्टूडेंट, यहाँ इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन पूछ रहा है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट का क्या सिद्धांत है, क्या डॉक्ट्रिन है। ठीक है, तो ये हमारा कंपनी एक्ट से गवर्न होगा ये क्वेश्चन। ऑल आउटसाइडर इज़ बाउंड टू हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस, क्या सारे जितने भी आउटसाइडर हैं वो बाउंड होते हैं एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों से, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों के बारे में भी आप सर्च करके मुझे कमेंट में बताइएगा। तो क्या ये जो इंडोर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल सही है। ही कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो द इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी, ये भी सही है। ही इज़ इंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम दैट इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ रेगुलर, ये भी ऑप्शन सही है। द अबव इज़ नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो भी ऊपर दिए गए हैं सारे के सारे लगभग
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के रूप में जाने जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सभी सही होगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, वो इनमें से है। और आप मुझे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में थोड़ी बहुत कमेंट में करके बताइएगा क्या है ये। स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, बट ऐसे एक्ट से पूछता है जिनका थोड़ा ईयर मुझे बता पाना मुश्किल होता है, जैसे बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, ठीक है। बैंकर बुक एविडेंस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन ईयर, मतलब ये जो हमारा बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट है, ठीक है, वो किस सन में आया हुआ है ये आपको बताना है। तो ये आया हुआ 1891, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कभी कभी काफ़ी इजी पूछता है, बट ऐसे एक्ट से पूछता है जो आपने पढ़ा नहीं है। और बैंकर बुक एविडेंस एक्ट, ठीक है, हम लोगों में क्वेश्चन काफ़ी ऐसे ही देखते हैं, वन ही दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं, इसलिए ज़्यादा हम लोग इससे क्वेश्चन नहीं करते हैं या इस एक्ट से नहीं पढ़ते हैं। बट लगभग थोड़े बहुत जो भी एक्ट हैं उनके ईयर तो कम से कम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थोड़ा इसी तरीके से डिपेंड होता है केम इनटू फोर्स या किस ईयर में ये हमारा, या इससे प्रीवियस ईयर का क्या रहा है, कैसे रहा है, ठीक है, ये चीज़ें पूछता है। तो हमारा आंसर होगा 1891, ठीक है। बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स जो हुआ है वो हुआ 1891, ये 1891 का एक्ट है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा सीआरपीसी से होगा, ठीक है, सीआरपीसी भी और आईपीसी भी, ठीक है। ये सारे एक्ट आपके लीगल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट वाले में सिलेबस में हैं। लीगल असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट का जो भी हमारा एनएससीएल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, वहाँ पे सीआरपीसी भी है और आईपीसी भी है और सीपीसी भी है, ठीक है। ये सारे एक्ट वहाँ पे हैं। तो देखिए वहाँ से मैं क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूँ, तो ये वीडियो उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आप लोग देखिएगा। इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फुगिटिव इन गिवन इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है, जो हमारा प्रोक्लेमेशन ऑफ फ्यूगिटिव है, ठीक है, भगोड़े व्यक्ति की जो हमारा प्रोक्लेमेशन है, उद्घोषणा है, वो सीआरपीसी का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के किस धारा में गवर्न होता है, तो वहाँ पे है 82, सेक्शन 82 में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर फरार हो गया है, ठीक है, तो उसकी जो है यहाँ पे प्रोक्लेमेशन कर दी जाएगी, उसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, यहाँ बता दिया जाएगा 82 में सीआरपीसी के, ठीक है। ये सेक्शन याद रखें और आप सेक्शन 84 बताएं कि सीआरपीसी का सेक्शन 84 क्या है, ये भी बताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 84।